ऑडियो 3 नारी को मनुष्य समझा जाए। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। संसार के प्रगतिवान देशों में स्त्री की क्षमता का भी पुरुष की क्षमता जैसा ही उपयोग होता है। दोनों की शिक्षा पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है। योग्यता अभिवर्धन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। फलतः उपार्जन क्षेत्र में भी दोनों में से कोई किसी से भी पीछे नहीं रहता। घर की संपन्नता बढ़ती है और उसके सहारे अधिक समुन्नत साधन संपन्न जीवन जी सकना संभव होता है। किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। एक दूसरे पर निर्भर अवलंबित घनिष्ठ आत्मीय की स्थिति में रहें, यहाँ तक तो संतोष एवं हर्ष की बात है। पर यह बुरी बात है कि कोई किसी के लिए गले का पत्थर बनकर रहे। पति के बिना विधवा का जीवन ही नरक हो जाए। यह समूची कल्पना अनीति मूलक है। यह आधुनिक बाजारू सभ्यता है जिसमें सयानी लड़कियों को अकेले दुकेले रास्ता चलना कठिन पड़ता है और असभ्य आचरण की आशंका बनी रहती है। इस डरावनी स्थिति का अंत होना चाहिए। स्कूली शिक्षा के साथ ही फौजी ड्रिल कवायद या खेल कूद प्रतियोगिताओं का ऐसा प्रबंध चलना चाहिए जिससे किसी लड़की को न किसी अनाचारी से डरना पड़े और न कोई किसी पर अनर्गल आचरण की कल्पना कर सके। जिन क्षेत्रों में पर्दा नहीं होता और स्त्री पुरुष अपने अपने ढंग के श्रम उपार्जन करते हैं, वहाँ अपेक्षाकृत व्यभिचार का प्रचलन बहुत कम है। अनाचारी दृष्टि तो आवरण के कौतुक में से निकलती है। उसके समापन में ही गर्व करना चाहिए। हमें अपने देश की महिलाओं में रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती जैसी महिलाओं की कल्पना और स्थापना करनी चाहिए जो किसी भी अनाचारी के छक्के छुड़ा सके। इस संदर्भ में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि नर नारी के साथ आभूषणों को इस प्रकार का न बनने दिया जाए जिसके कारण किसी को देखकर प्रतिपक्ष के मन में उत्तेजना उत्पन्न हो या उसके चरित्र पर संदेह करने की कुकल्पना उठे। इस स्थिति में श्रृंगारिकता भी एक बड़ा दोष है। उसे धारण करने पर प्रतिपक्षी के मन में उसके आचरण, चिंतन एवं दृष्टिकोण में ओछेपन की कल्पना का समावेश करने का अवसर मिलता है और भ्रांति के कारण अवांछनीय घटनाएं घटित होने लगती हैं। इस स्थिति को कड़ाई से समाप्त करना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार का मंत्र नारियों को ही नहीं पुरुषों के भी हृदय की गहराई तक पहुंचा देना चाहिए। चीन में नर नारियों की पोशाक प्रायः एक जैसी होती है। ऐसी स्थिति में सभी अपने को मनुष्य मानते हैं। रमणी, कामिनी, मंचली, वेश्या, बेबस, बेचारी जैसी हेय भावनाएं किसी के मन में उठती ही नहीं। उद्धत वस्त्राभूषण तथा श्रृंगार प्रसाधनों से भी धारणकर्ता को छिछोरा माना जाता है। या तो वह अमीरी का ढोंग रचे फिरता है या फिर उसकी छिछोरी वृत्ति दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। यह बात पुरुष के संबंध में भी है। नर नारी के बीच समता और आत्मीयता का भाव विकसित करना है तो इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा श्रृंगारिकता के प्रचलन को हटाने के लिए कड़ाई से प्रयत्न करना होगा। अमीरों या बचकाने व्यक्तियों द्वारा चलाए गए इस खर्चीली ढकोसले का अंत करना चाहिए। यह कुछ बहुत कठिन नहीं है। कुर्ता धोती का प्रचलन नर नारी दोनों के लिए ही अपने गर्म देश में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही इस प्रचलन से समता की मान्यता को भारी बल मिल सकता है। जेवरों में नाक के जेवर तो इतने घिनौने हैं कि वे नाक जैसे प्राण वायु संचार के सबसे संवेदनशील मार्ग में अड़ंगा अटकाते हैं और नथुनों की सफाई में अड़चन उत्पन्न करते हैं। अन्य जेवरों के संबंध में भी यही बात है। वे जिस भी अवयव पर पहने जाते हैं वहीं की कोमलता नष्ट करते और कठोरता बढ़ाते हैं। पैसे की तो प्रत्यक्ष हानि है ही। घिसते रहने पर वजन कम होता है। घटिया धातुओं की मिलावट तो आम तौर से रहती है। ईर्ष्या भड़कती है। चोरी का डर रहता है। उतनी रकम यदि धन स्त्री धन के रूप में बैंक में डाल दी जाए तो 5 वर्ष में दूनी राशि ब्याज समेत हो जाती है, जबकि जेवर में घिसते टूटते मरम्मत होते आधी भी नहीं रहती। महिलाओं के रहन सहन में उत्तेजक आकर्षणों को यदि कम किया जाने लगे तो व्यभिचार अनाचार की कुकल्पना में सहज ही आधी कटौती हो सकती है। वस्त्रों की सादगी, पेट, पीठ, टांगे आदि का खुला न रखना जैसे मामूली से हेर फेर ही ऐसे हैं जो न केवल नारी के गौरव और स्तर को बढ़ाते हैं वरन उसके शील सदाचार की भी रक्षा करते हैं। पैसे की बचत तो स्पष्ट ही है। अनेक फैशन के, अनेक प्रकार के अधिक कपड़ों से बक्से भरे रहने और उनके जीर्ण शीर्ण हो जाने
कीड़ों मकोड़ों द्वारा खा लिए जाने के झंझट से सहज ही बच सकते हैं। दैनिक प्रयोग स्तर के कपड़ों को ही यदि साफ सुथरा स्त्री किया हुआ रखा जा सके तो इसमें सादगी, शालीनता और मितव्ययिता के तीनों लाभ एक साथ मिलते हैं। यह बात मात्र महिलाओं के लिए ही नहीं कही जा रही है। सादगी को सज्जनता का पर्यायवाची मानते हुए सभी लोग अपना वेश विन्यास उपयुक्त स्तर का रखें तो उसका भी कम महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़ेगा। जब मिशन का संदेश हर भावनाशील के लिए यह है कि वह औसत भारतीय स्तर का जीवन यापन करे और बचत को युग समस्याओं के समाधान में प्रयुक्त करे, तो फिर यह क्यों न किया जाए कि गले में साइन बोर्ड की तरह लटके हुए अमीरी और उच्च श्रृंखलता का बोर्ड क्यों लटकाए फिरा जाए। गांधी जी ने खादी के प्रचलन पर इसी हेतु जोर दिया था कि जन साधारण की हैसियत मालूम पड़े। भीतर जाने कौन कितना धनी निर्धन है इसका पता तो तलाशी लेने पर ही चलता है, पर फौजी सिपाहियों की तरह सबकी एक जैसी ड्रेस हो जाने पर सामान्य दृष्टि से तो यही पता चलता है कि सब एक जैसे हैं, भले ही उनमें से कोई ग्रेजुएट हो या मिडिल पास। थोड़ा अंतर तो स्त्री पुरुषों के पोशाक में रहेगा, पर सादगी और स्वच्छता की दृष्टि से सबका लिबास पोशाक एक जैसा रहे तो उतने से भी समता और एकता का एक रूप बनता है। खादी न सही, हैंडलूम सही, यदि इस सीमा तक भी लोगों की पोशाक समता की दिशा में चलने लगे तो उसका प्रभाव कम से कम दृश्य रूप से तो एक जैसा बनता है और उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर पारिवारिक दाम्पत्य जीवन की एकता का तो कुछ स्वरूप बनता ही है। कन्या और पुत्र के लालन पालन, खान पान, सम्मान, प्यार, शिक्षा आदि में ऐसा अंतर नहीं होना चाहिए कि लड़के की अहंता और लड़की की हीनता चरितार्थ होने लगे। यह विषमता आरंभ से ही चल पड़े तो फिर आगे चलकर उसको हटाया या घटाना कठिन हो जाएगा। जबकि नर और नारी के दोनों समुदायों को एक स्तर पर लाना है। आधे समुदाय को दीनहीन और आधे का स्वामी अहंकारी बने रहने की स्थिति बने रहने पर वह तथ्य कार्यान्वित न हो सकेगा जिसमें नर और नारी की समता लिए हुए समाज विकसित होगा। अभी तो एक नर की टहल चाकरी में एक नारी की अपनी समूची क्षमता समाप्त करनी पड़ती है। यदि गृह प्रबंध की स्वतंत्र व्यवस्था बनाते हुए कम योग्यता वालों को उसमें लगाते हुए उपयोगी व्यक्तियों को अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में लगने लगे तो कई उद्देश्य एक साथ पूरे होते हैं। नारी का अनुभव, व्यक्तित्व और स्वावलंबन बढ़े तो इसका प्रभाव नर की ही नहीं समूचे समाज की आशाजनक प्रगति के रूप में दृष्टिगोचर हो सकती है। कन्या शिक्षा का आधा भर समय स्कूलों में खर्च किया जाए, आधे समय में वह सब सिखाया जाए जो नारी को सीखना तो चाहिए पर स्कूलों में उसकी पढ़ाने की व्यवस्था नहीं। घर परिवार कैसे चलाया जाता है, पारस्परिक व्यवहार कैसे चलता है, आपसी तुनक कड़क का संतुलन किस प्रकार बिठाया जाता है, सादगी से कैसे रहा जाता है, बच्चों को सुधारने संभालने की नीति कैसे अपनानी पड़ती है आदि बातों को अगर घर की कुशल महिलाएं सयानी लड़कियों को सिखाया समझाया करें तो ससुराल पहुंचते ही उन्हें जिन मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है वह न करना पड़े। होना तो यह चाहिए था कि कन्या शिक्षा का स्तर और प्रबंध उतना ही भिन्न हो जितनी भिन्नता का प्रबंध अथवा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रायः 12 वर्ष की आयु में लड़कियों में थोड़ी समझदारी बढ़ती है और औसतन भारतीय लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु में हो जाती है। यह 6 वर्षीय पाठ्यक्रम ऐसा हो सकता है जो नारी को वर्तमान गई गुजरी स्थिति से ऊंची उठाने में मदद करे और साथ ही नारी जीवन में विशेष रूप से काम आने वाले प्रसंगों की अभिष्ट जानकारी प्रदान करे। इसके लिए 6 वर्ष का पाठ्यक्रम काफी होना चाहिए। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस मौलिक तथ्य को ध्यान में रखकर भी विद्यालय ऐसा नहीं बना। वही विषय लड़कियां भी पढ़ती हैं जिन्हें लड़के पढ़ते हैं। लड़के तो उसका उपयोग कम से कम नौकरी लगने आदि में प्रयोग कर लेते हैं, पर लड़कियों के लिए वह सब कुछ निरर्थक चला जाता है। ससुराल पहुंचने और गृहस्थी संभालने के बाद वह 90% विस्मृत हो जाता है। जो बहुमूल्य समय लगाया उसे वास्तविक शिक्षा की अवधि में पढ़ा सीखा जाना चाहिए। स्कूली लड़कियों में एक और दुर्व्यसन चलता दिखता है। वे अपने घर की संपन्नता और सुरुचि का प्रदर्शन करते हुए कीमती कपड़ों और बढ़िया डिजाइनों के वस्त्र पहनकर आती हैं।
गरीब घर की लड़कियां भी उनकी नकल करती हैं। परिणाम यह होता है कि घर वालों पर यह अतिरिक्त भार तो पड़ता ही है, लड़कियों की आदत भी बिगड़ती है और वे गृहस्थी के बीच भी ऐसे ही तड़क भड़क में रहना चाहती हैं। यह व्यसन महंगा तो है ही, साथ ही ईर्ष्या और चर्चा का विषय भी बनता है। नाक भौं सिकोड़ी जाती है, इतराने इठलाने की लांछना लगती है सो अलग। इन झंझटों से तभी बचा जा सकता था जबकि नारी जीवन से संबंधित उन्हें सच्चे अर्थों में संतुलन बनाने वाली शिक्षा का स्वतंत्र प्रबंध रहा होता। 90% महिलाएं ऐसा ही जीवन बिताती हैं। 10% से भी कम ऐसी हैं जो नौकरी करती या अविवाहित रहती हैं। इसमें हर्ज नहीं, पर कन्याओं को मात्र 4 से 6 वर्ष का समय पढ़ने के लिए मिलता है, वह भी बेकार का जाल जंजाल रटने में बीत जाए तो यही कहना और समझना चाहिए कि शिक्षा के नाम पर न उन्हें कुछ मिला और न दोनों परिवारों में से किसी को कुछ कहने लायक उपलब्धि हाथ लगी। कन्या गुरुकुलों के नाम पर कुछ संस्थाएं खुली, पर वे भी घूम घाम कर उसी सरकारी स्तर पर आ गईं। विद्यालयों को सरकारी ग्रांट मिली और लड़कियों को डिग्री के नाम पर अच्छी जगह विवाह हो जाने में थोड़ी सुविधा हुई। होना यह चाहिए था कि लड़कियों के लिए ऐसी शिक्षा का स्वतंत्र प्रबंध हुआ होता जो उनके दैनिक जीवन के काम आता और व्यावहारिक सिद्ध होता। अच्छा होता कि किन्हीं प्रबुद्ध महिलाओं ने इस कमी को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाया होता और समय की एक महती मांग को पूरा किया होता। सरकार का ध्यान इस ओर गया होता, तब तो स्थिति के परिवर्तन में चमत्कारी परिणाम भी सामने आ सकते थे। संभव हो सका तो अगले वर्ष हम 1 वर्षीय कन्या शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाने का प्रयत्न करेंगे। जिस प्रकार इस वर्ष जन जागृति का उद्देश्य लेकर 52 सप्ताहों के लिए 52 पुस्तकें लिखी जा रही हैं, उसी प्रकार अगले वर्ष ठीक ऐसा ही पाठ्यक्रम नारी शिक्षा के लिए विनिर्मित करेंगे और उन विद्यालयों को स्थानीय सुशिक्षित महिलाओं के माध्यम से मोहल्ले पड़ोस को पढ़ाए जाने का प्रबंध करेंगे, ताकि कम से कम युग निर्माण परिवार की लड़कियों और वधुओं को ऐसा अवसर मिले कि वे अपने लिए आवश्यक विषयों को समझने के लिए आरंभिक जानकारी प्राप्त कर सकें, तो अपना शेष जीवन सुलझा हुआ और समुन्नत स्तर का बना सकें। इसके उपरांत कहीं संभव हुआ तो ऐसी नारी शिक्षा व्यवस्था भी हो सकती है जिसमें 6 वर्ष न सही 1 वर्ष की नियमित पढ़ाई का प्रबंध तो हो ही सके। युग की यह महती आवश्यकता है। भारत में पिछड़ेपन की समस्या है। गरीबी, अशिक्षा, अस्वस्थता और कुप्रथा, इन तीनों के कुचक्र में वे बुरी तरह पिस रही हैं। भारतीय नारी की दुर्गति के यह 4 प्रधान कारण हैं। विदेशों में, खास तौर से संपन्न देशों में तो यह कठिनाइयां नहीं हैं, पर वहाँ विलासिता का पिशाच ही नारी समाज को ग्रस लेने के लिए मुंह बाए बैठी है। नर नारी के मध्यवर्ती पवित्रता का भाव मिट जाता है। यौन स्वेच्छाचार चरम सीमा तक पहुँचने लगा है। फैशन की प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहती हैं। साज सज्जा और श्रृंगारिकता इतनी अग्रगामी है कि नारी जीवन को फुटबॉल की तरह इधर से उधर फुसलाए और ठुकराए जाने में ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऊपरी चमक से थोड़ी गहराई में जाकर जिनने उन देशों की नारी दुर्गति को समझने का प्रयत्न किया है, उन्होंने आक्रोश में भरकर स्वतंत्र नारी जीवन जीने का उद्देश्य लेकर नारी मुक्ति आंदोलन शुरू किया है। वे पुरुष को मात्र शोषक मानते हैं और उसके चित्र विचित्र शिकंजों से बचकर स्वतंत्र जीवन दिलाना चाहती हैं। वह आंदोलन पाश्चात्य सभ्यता वाले देशों में बड़ी तेजी से फैला भी है। इतने पर भी वह आक्रोश भर ही है, व्यावहारिक नहीं। जब एक माता के पेट से लड़के और लड़की दोनों ही पैदा होते हैं, एक गोदी में खेलना और एक घर में रहना, यह कैसे हो सकता है कि नर और नारी घृणा, आवेश और असंतोषजनक परिस्थितियों से क्रुद्ध होकर एक दूसरे से सर्वथा पृथक रहने लगे। इससे तो भारतीय गृहस्थ ही अच्छा, जिसमें किसी प्रकार रोते झींकते परस्पर मिलजुल कर जिंदगी काट लेते हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि विश्व में नारी की स्थिति संतोषजनक है। पिछड़े देशों में अपने ढंग की समस्याएं हैं और संपन्न देशों में अपने ढंग की। दोनों ही क्षेत्रों में नारी को एक प्रकार की न सही दूसरे प्रकार की चक्की में पिसना पड़ता है। एक टांग, एक हाथ, एक आंख, एक फेफड़ा, एक गुर्दा लेकर जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वस्थ, सुंदर और समर्थ नहीं कहा जा सकता,
एक पहिए की गाड़ी पर सवार होकर कोई लंबा सफर नहीं कर सकता, उसी प्रकार नारी को मानवीय मौलिक अधिकारों से वंचित रहकर पुरुष वर्ग को न हर्ष उत्साह का अवसर मिल सकता है, न प्रसन्नता प्रगतिशील का। परिमार्जन का उपाय एक ही है कि नारी की अशिक्षा को हटाने और शिक्षा को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए। शिक्षा ऐसी ना हो जिससे सिर पर निरर्थक पुस्तकों का बोझ लादे लादे फिरना पड़े, वरन ऐसी हो जिसमें नारी जीवन का स्वरूप, उद्देश्य, विग्रह और साधनों के संदर्भ में सभी आवश्यक साधन और उतार चढ़ाव प्रस्तुत किए गए हों। शिक्षा के उपरांत उस गरीबी का नंबर है जो स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दबाव को संभलने नहीं देती। उसके बाद प्रजनन का अत्याचार है जिसे नारी जीवन के लिए, समूचे परिवार के लिए एक न उठ सकने वाला भार कहना चाहिए। तत्पश्चात नंबर उस स्वावलंबन का आता है जिसे पिंजड़े की कैद से निकलकर उन्मुक्त आकाश में विचरण कर सकने जैसी सुविधा कहा जा सकता है। उसे पराश्रित परावलंबी न रहना पड़े, वरन अपनी प्रतिभा का लाभ न केवल स्वयं उठाए वरन समूचे परिवार को दे सके। नारी का मौलिक अधिकार वह है जिसके अनुसार वह बिना पुरुष के संरक्षण के अपने नैतिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों के सहारे मनुष्य जाति का सदस्य कहलाने की अधिकारिणी बनती है। गलती लंबे समय से चली आ रही है, पर उसे सुधारने की सूझ जब सूझ पड़े तभी उसे सराहा जा सकता है। पुरुष के मरने पर स्त्रियां साथ में सती होती थीं, पर स्त्री के मरने पर पुरुष विवाह रचा लेते थे। पतिव्रत का चिन्ह सुहाग सिंदूर स्त्रियां मस्तक पर लगाती हैं, पर पत्नी व्रत होने का लोह कंगन कोई नहीं बांधता। दासी के रूप में नारियां ही बिकती हैं। उल्टा सिद्ध होने पर नारी को ही परित्यक्त किया जाता है। पुरुष को कोई समाज बहिष्कृत नहीं करता। ऐसे ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जिनमें एक पुरुष ने अनेकों नारियों से एक साथ विवाह किया है, पर स्त्रियों का इतिहास पक्ष ढूंढने पर द्रौपदी का उदाहरण ही ऐसा मिलता है। पिछली बातों को जाने भी दें तो वर्तमान युग धर्म की सीधी सी मांग यह है कि मनुष्य जाति को प्रसन्नता, न्याय निष्ठा और प्रगतिशीलता के प्रति आस्था आकांक्षा है तो उसे नारी के मानवीय मौलिक अधिकार वापस करने होंगे और इस प्रकार रहने का अवसर देना होगा जिससे वह अपने को मनुष्य कहने का, मनुष्य जैसा सम्मानपूर्ण स्वावलंबी जीवन जीने का अवसर प्राप्त कर सके। समय ने हर किसी के लिए न्याय मांगा है, मनुष्य के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी। ऐसी दशा में कोई कारण नहीं कि नारी के संबंध में सर्वथा निष्ठुरता बरती जाए और चिरकाल से चले आ रहे अत्याचार की अंध परंपराओं की आड़ में समर्थन किया जाता रहे। न्याय की मांग उठाने का हर भावनाशील को अधिकार है। दक्षिण अमेरिका में अफ्रीका वालों को रस्सों से बांधकर ले जाया जाता था और उनसे पशुओं जैसा श्रम लिया जाता था और वैसा ही निष्ठुरता भरा व्यवहार किया जाता था। वे स्वयं इस स्थिति में नहीं थे कि समर्थ स्वामियों से लोहा लेकर अपने को बंधन मुक्त करा सकें, पर विश्व मानव की विशाल अंतः चेतना में वह निष्ठा बनी ही रहती है जो निजी स्वार्थ न होने पर भी पीड़ित के प्रति करुणा की अभिव्यक्ति करती है और समर्थों से लड़ झगड़ कर उन्हें परास्त करती है। दासी प्रथा, सती प्रथा, बाल वैधव्य, बाल विवाह, कन्या विक्रय, वृद्ध विवाह आदि कई अमानवीय प्रथाएं एक एक करके नष्ट होती चली गईं। पीड़ित स्वयं संघर्ष करने की स्थिति में नहीं थे, पर उनकी ओर से भावनाशीलों ने संघर्ष किया, जोखिम उठाए, तब रुके जब अनीति का तिरोधान हुआ और न्याय जीता। नारी को मध्यकालीन और आज की परिस्थितियों को न्याय की तराजू पर तोला जाए तो एक स्वर में स्वीकार करना पड़ेगा कि पुरुष द्वारा चिरकाल से नारी का उत्पीड़न भरा शोषण होता रहा है। अभी भी दहेज कम लाने के अपराध में अनेकों लड़कियों को जीवित जला देने के समाचार पढ़ने और सुनने को मिलते रहते हैं। परित्यक्ता विधवाओं और घरों में घुटने वाली महिलाओं की स्थिति देखते हुए कहना पड़ता है कि मनुष्य की नीति, न्याय और धर्म की दुहाई बेकार है, जो अपनी माता, बहन, पुत्री और धर्म पत्नी जैसे महत्व भरे संबंधियों के साथ न्याय का प्रश्न आने पर गए गुजरे स्तर की निष्ठुरता धारण करता है। उसके लिए कहा जा सकता है कि उसने मनुष्य कलेवर ओढ़कर भी मनुष्यता को पहचानने, अपनाने का प्रयत्न नहीं ही किया। समय आ गया है कि विश्व चेतना नारी पक्ष का समर्थन करेगी और उसे मानव स्तर का न्याय एवं अधिकार दिलाकर रहेगी।